हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। माई सेल्फ एमडी तौसीफ फजल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। मतलब कल हमने पढ़ा था पार्ट 2 में किस तरीके से श्रीलंका के केस में वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी, सिन्हला और तमिल जो थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने सही तरीके से एकोमोडेट नहीं किया डाइवर्सिटी को। मतलब मेजोरिटीज़ के कंसेप्ट को अपनाया, मतलब सब पावर को एक ही तरह रिस्टोर कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ आप सिविल वार जैसा परिस्थिति देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ जो कि श्रीलंका को उससे सीख लेनी चाहिए। मतलब बेल्जियम के गवर्नमेंट ने, वहाँ के लीडर ने क्या क्या स्टेप उठाया अपने एकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटी को, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन देश है। बेल्जियम जो है वहाँ स्टार्ट हुआ रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। उन्हें अपने डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया, समझा कि हाँ मेरे देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग इथनिक ग्रुप है जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो ये सब समझ रहे थे। उन्होंने अपने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए 1970 से लेकर 1993 के बीच में लगभग अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। कितने बार अमेंड किया? 4 बार अमेंड किया। उनको मालूम था अगर हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करेंगे, सही से ठीक नहीं करेंगे, कुछ अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो वहाँ भी सिविल वार जैसा परिस्थिति या देश का बंटवारा हो सकता था। लेकिन वहाँ के लीडर बहुत ज़्यादा समझदार थे, इतने समझदार थे कि उसको पहले ही मालूम हो गया था कि इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1973 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार अपने संविधान को क्या किया? चेंज किया। मतलब उनको पूरी तरीके से मालूम था कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल में हम लोग पढ़ चुके थे बेल्जियम में केस, सबसे ज़्यादा जो आबादी था सेंट्रल में वो था पूरा डच का पूरे देश में आबादी था 59%। कितना परसेंट? 59%। और जो आपका फ्रेंच बोलने वाले का जो लैंग्वेज का आबादी था, फ्रेंच बोलने वाले आबादी, वो था ओनली 40%। उन्होंने दिमाग ये लगाया कि क्यों ना सेंट्रल में जितने भी मिनिस्टर होंगे फ्रेंच और डच के, मतलब वो इक्वल होंगे। कितने? उन्होंने बोला कि अगर आप मिनिस्टर बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उन्होंने बोला कि फ्रेंच और डच जो रहेगा इक्वली रहेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि चलिए इलेक्शन करवा दीजिए, जिसका बहुमत आएगा वो सरकार चलाएगा। अगर ऐसा होता तो सोचिए, आबादी ज़्यादा डच का था, सिंपल सी बात थी, वहाँ गवर्नमेंट जो बनती डच की बनती। लेकिन इन्होंने वो अपनाया नहीं। क्यों ऐसा किया जाए? अगर ऐसा होता तो वहाँ पर फ्रेंच वाले को दबा दिया जाता। लेकिन वहाँ के जो डच स्पीकर, जो लीडर जो थे, वो समझदार थे। उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर की आबादी रहेगी 50% फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे और 50% डच बोलने वाले रहेंगे। उन्होंने ये एकोमोडेशन अच्छी तरीके से वहाँ पर किया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर का आबादी 50% फ्रेंच बोलने वाले और 50% डच बोलने वाले को रखा गया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि मैंने बताया था, ब्रुसेल का एक एग्जांपल दिया था कि बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल, वहाँ आबादी पूरा उलट था। मतलब 80% जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे फ्रेंच, ओनली 20% जो बोल रहे थे वो डच स्पीकिंग थे। अब देखा इन्होंने कि फ्रेंच वालों ने देखा कि इन्होंने इतने बड़े सेक्रीफाइस किया हमारे लिए कि इन्होंने आधा से आधा मिनिस्टर, 50% मिनिस्टर अपने पास रखा, 50% मिनिस्टर हमको दे दिया, जबकि हमारे देश में आबादी कम है। ये सेक्रीफाइस को देखते हुए उन्होंने बोला चलिए ठीक, आपने एकोमोडेट किया, इस वजह से हम भी क्या कर रहे हैं? एकोमोडेट कर रहे हैं। हम जो ब्रुसेल, जो कैपिटल सिटी में इनका आबादी था, यहाँ भी उन्होंने क्या कर दिया? इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, इसी को देखते हुए, मतलब पावर का इतना अच्छा शेयरिंग देखते हुए वहाँ का इतना अच्छा एकोमोडेट हुआ डाइवर्सिटी कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मतलब आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन्होंने बेल्जियम मॉडल को अपनाया। पहला यहाँ पर उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मिनिस्टर को क्या रखा? इक्वल रखा, मतलब बराबर रखा। नहीं ये ज़्यादा रखे, नहीं वो ज़्यादा रखे। सोचो फॉर एग्जांपल, अगर वो इलेक्शन करवा देते, 59% आबादी था, जाहिर सी बात था कोई ना कोई डच वाला वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता, मिनिस्टर, हेड बनता, प्राइम मिनिस्टर बनता। ऐसे केस में क्या होता? वहाँ पर कोई भी कानून आता, डच वाला आता। फिर जितना भी फ्रेंच, जितना भी अगर इक्वल भी हो जाता तो हाईएस्ट वो कितना परसेंट वोट ला सकता था? 40%। ऐसा हो तो कभी सरकार में आ भी नहीं पाता, ना उसके भलाई वाला काम हो पाता। लेकिन वहाँ डच वाले जो लीडर थे बहुत समझदार थे, वो जानते थे अगर हम अगर पावर को शेयर नहीं किया तो ये हमारा देश जो है इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। मतलब वेलोनिया रीजन अलग हो जाएगा और फ्लेमिश रीजन अलग हो जाएगा। वहाँ के लीडर बहुत ज़्यादा समझदार थे, जितना कि श्रीलंका में नहीं थे। आप श्रीलंका में देखिए, अगर नहीं होने की वजह से उस देश में किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ, ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ, जो वहाँ का डाइवर्सिटी इस तरीके से आपस में लड़ गई, जो सिविल वार आप देख सकते हैं वहाँ। ठीक है,
अब नंबर 2 ये बताता आपको कि स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने अपने अधीन नहीं रखा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर था। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के कोई भी नियम कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर रहता है, अपना अलग लेजिस्लेचर रहता है, अपना अलग वो लॉ बना सकते हैं कुछ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कोई प्रेशराइज नहीं करता हिंदुस्तान में, आप देख सकते हैं। उसी तरह उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही समाधान लगाया कि जितने भी स्टेट रहेंगे, मतलब बेल्जियम में जितने भी स्टेट रहेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, पावर का अपना यूटिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उनको मालूम था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को अकोमोडेट करेगा, वहाँ के स्टेट का जो मेन हेड रहेगा वो बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए उन्होंने कर दिया, स्टेट को अब अलग पावर दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, अब अपना कानून ला सकते हैं और अपना गवर्नमेंट रन करवा सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से छूट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। वही पॉइंट सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा है कि पावर वेयर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, पावर जो था स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। दे वे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट बोलने का मतलब है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने इंडिपेंडेंट थे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपना गवर्न कर सकते थे, चला सकते थे। उसके बाद एक और कम्युनिटी बनाया गया, जो तीसरा तरह का गवर्नमेंट कम्युनिटी जो था, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट था। कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको कहते हैं, ये वैसा गवर्नमेंट है जो कम्युनिटी के बारे में सोचता है। कम्युनिटी जैसे कि मान लेते हैं एक हिंदुइज्म में है, बौद्धिज्म में है, ये सब कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी है, मतलब वो उस कल्चर के आगे बढ़ाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो ठीक हो गया, लॉ के अकॉर्डिंग अपना देखेगा। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया जैसे छोटे छोटे इशू, क्रिटिकल इशू को देखने के लिए, कोई अपना लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपना धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पालन करवाने के लिए या उसके बढ़ावा देने के लिए, उस लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए या उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक और गवर्नमेंट बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ के धर्म को, लैंग्वेज को या छोटे छोटे एजुकेशन मैटर को, ये सब को देखेगी, मतलब अदर देन गवर्नमेंट फैक्टर को ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, दिस गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट जो है हैज पावर, इसको पावर दिया गया था किसके रिगार्डिंग, कि यह कल्चर इशू को देखेगी। जो कल्चरल इशू आएगा कुछ भी, गवर्नमेंट हर चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कल्चर के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। इसके बाद अगर इससे हैंडल नहीं होगा उसके बाद आएगी सरकार। पहले सरकार खुद नहीं जाएगी डायरेक्ट कि हाँ हम करते हैं, इसीलिए इसको बनाया गया। उसके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी होगा ये देखेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। मतलब छोटे छोटे इश्यू के लिए आप कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको ध्यान देगी। ब्रुसेल इतना अच्छा एग्जाम्पल बना यूरोपियन कंट्री का, ब्रुसेल इतना अच्छा एग्जाम्पल बना यूरोपियन कंट्री का कि जितने भी यूरोपियन देश थे उनका जो यूनियन बना, उस यूनियन में उन्होंने अपना हेड क्वार्टर जो चुना है वो चुना ब्रुसेल को, मतलब बेल्जियम का कैपिटल सिटी। आपको यूनियन बता दें यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन वैसा है जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश आपस में मिल जाते हैं और वो ट्रेड के प्रैक्टिस करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं आपस में मिलके, बहुत सारा पॉलिसी लाते हैं अपने जितने यूरोपियन देश आसपास के उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनका जो हेड क्वार्टर उन्होंने बनाया उसको चुना ब्रुसेल को, इसलिए चुना कि यहाँ पे इतने अच्छा एकोमोडेशन है, इतने डाइवर्सिटी को इतनी बढ़िया तरीके से एकोमोडेट किया गया है कि वो वाकई में काबिले तारीफ है। जबकि श्रीलंका में आप देख सकते हैं श्रीलंका में कितना गंदा एकोमोडेशन हुआ डाइवर्सिटी का। वहाँ पर सिन्हेला जो थे वो अपने पावर को रिस्टोर करने के चक्कर में उस देश में सिविल वार हो गया। सोचिए कितना दुख भरी बात है। हमको सीखना चाहिए, किस चीज़ से सीखना चाहिए, बेल्जियम से सीखना चाहिए कि कभी भी पावर को रिस्टोर नहीं करें, पावर को आप बांटिए, जितना पावर को बांटिएगा उतना आप देश में मजबूत रहिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा भाई, मान लेते आपके घर में बहुत सारे भाई हैं, अगर पूरा पावर आपके बड़े भाई को दे दिया जाए, हर चीज़ का पावर दे दिया जाए, लास्ट में एक ऐसा होगा कि जो छोटे भाई होंगे उनको ऐसा लगेगा कि हमको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है या उनको लगेगा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है बड़ा भाई के द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट, भाई में लड़ाई पैदा हो सकता है। सेम केस आप बेल्जियम के केस में देख लिए, यहाँ पर पावर को बांटने की वजह से छोटा भाई बड़ा भाई दोनों एक साथ, छोटा भाई बड़ा भाई बोलने का मतलब है लैंग्वेज के हिसाब से दोनों सब एक साथ रह रहे हैं और गवर्नमेंट को चला रहे हैं। जबकि वहाँ पर जो बड़े भाई आबादी के अकॉर्डिंग जो श्रीलंका में थे जो बड़े भाई, वो अपने ताकत को दिखाने के चक्कर में, वहाँ पर ताकत दिखाने के चक्कर में वहाँ पर सिविल वार जैसा प्रॉब्लम हो गया। अगर वो भी चाहते तो अपने बड़े भाई का किरदार निभा सकते थे, मतलब वो भी पावर को शेयर कर सकते थे, बांट सकते थे, तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो ये चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगला जो लास्ट आपका टॉपिक बच गया है वो पावर शेयरिंग का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। ओके, आज के टॉपिक ख़त्म। ओके।